मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और सबसे पहले बात दिल्ली में हुई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का बेरहमी से हत्या कर दिया। परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बेरहमी से पिटाई के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी। जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम रिंकू शर्मा है। परिवार ने दावा किया कि 4 महीने पहले राम मंदिर को लेकर रिंकू ने एक धार्मिक रैली निकाली थी, जिसको लेकर उसका पास में रहने वाले कुछ लोगों ने से झगड़ा हुआ, बवाल हुआ। उस वक्त लोगों में समझौता हो गया था, लेकिन एक दिन पहले 4 लोगों ने रिंकू शर्मा पर घर में घुसकर हमला बोला और घर से बाहर निकालकर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो इस मौत के बाद लोगों में गम है, लोग अब चिंता में भी हैं। जिस लड़की की हत्या हुई वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था और आरोप ये है कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या के बाद से रिंकू के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिवार अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस का दावा है कि हत्या धार्मिक रैली निकालने पर नहीं हुई, बल्कि जन्मदिन की पार्टी में आपसी विवाद के बाद हुई। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, 5 की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई को। चंदन इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। चंदन, देखिए पुलिस तो ये मान रही है कि आपसी विवाद वजह रही, लेकिन घर वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, घर वालों का आरोप है कि पुराना एक मामला था, 4 महीने पहले करीब जो एक जुलूस निकाला था, उसकी वजह से रंजिश थी और वही रंजिश जो इस हत्या का कारण बनी। लेकिन पुलिस का मानना है, पुलिस का कहना है कि 4 लोगों ने बर्थडे पार्टी में झगड़े के बाद रिंकू शर्मा की हत्या की है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है, क्या इस हत्याकांड का पुराने किसी रंजिश से कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी ये जांच का विषय है और पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि रिंकू शर्मा की हत्या जन्मदिन की पार्टी में विवाद के बाद हुई। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। चंदन, कोई जानकारी अभी ऐसी मिल पाई हो कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कुछ कबूला हो कि उन्होंने ये हत्या क्यों की? देखिए, पुलिस अभी अर्पिता इस मामले की जांच कर रही है, हर एक पहलू के बारे में पूछा जा रहा है। अभी जो परिवार के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो लोग अभी फूल जो चुनने के लिए गए हुए, अस्थि संचय के लिए गए हुए हैं, जिनको गंगा में प्रवाहित करना होता है। ये एक माइथोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन परिवार के लोग जब यहाँ आएंगे तो क्या पुलिस ने दोबारा उनसे पूछताछ की है, पूरी क्या जानकारी मिली, हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि अभी तक की जाँच में ये पता चला है कि बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ था, परसों रात की बात है, और उसके बाद ही चाकू गोदकर हत्या की गई। हालांकि परिवार का आरोप यह है कि कुछ लोग उनके घर पर घुस आए और जो रिंकू शर्मा का भाई है, मृतक का भाई, उसका कहना है कि कुछ लोगों ने मिलकर के हाथ पकड़े और पूरी तरह से अपने शिकंजे में लेकर के उसके भाई को चाकू गोद करके मारा है। लेकिन पुलिस इस मामले की इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, पुलिस केवल इसे आरोप बता रही है। पुलिस के जांच में अभी तक यही निकला है कि ये जो झगड़ा हुआ ये बर्थडे पार्टी में विवाद के बाद हुआ और उसके बाद उसी के बाद चाकू गोद करके हत्या की गई है। तो देखना होगा कि पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद क्या सामने आता है, क्या कोई पुरानी रंजिश है, क्योंकि जो मृतक है, मृतक का संबंध जो है उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि आरएसएस से था, बीजेपी से था, और चूंकि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद भी कूद गई है, उधर संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया, तो मामला राजनीतिक रंग भी ले सकता है। इसलिए पुलिस पर भी दबाव होगा कि वो जल्द से जल्द इस मामले का पर्दाफाश करे कि आखिर रंजिश क्या थी, लड़ाई का मामला क्या बर्थडे पार्टी थी या फिर पुराना कोई मामला था। जिस तरह से बता रहे हैं कि एक धार्मिक जुलूस निकलने के मामले में एक बार लड़ाई हुई थी, क्या वो लड़ाई इस हत्याकांड की वजह बनी है? पुलिस को इस पूरे मामले की तफ्तीश करनी होगी। ठीक है चंदन, जरा रहिए साथ। देखिए, आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि रिंकू के भाई ने क्या आरोप लगाया है। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले।
तो उसी की दुश्मनी को लेके ही हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। चंदन, जब ये 4 महीने पहले रैली के दरमियान जो बहस हुई, जो आपस की लड़ाई थी, क्या वो सुलझ गई थी या उसके बाद भी कुछ ऐसी ही घटनाएं होती रही जब ये लोग आपस में भिड़ते रहे हो? बिल्कुल, देखिए जो 4 महीने पुरानी लड़ाई थी उसके बाद से फिर कोई विवाद नहीं हुआ है। तो ये पुलिस मान रही कि अगर ऐसा कोई मामला रहा भी होगा तो वो मामला सुलझ गया था, वो मामला सॉल्व हो गया था। अगर इस इलाके की बात करें जहाँ पर ये हत्याकांड हुई है तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये पुलिस थाना है और थाने के आसपास पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण है, कहीं किसी तरह का तनाव नहीं है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी कर ली है, तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनको एक सेटिस्फैक्शन जरूर है इलाके में कि जो भी व्यक्ति इसमें आरोपित है उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। तो एक तरह से मामला जो है पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया और जांच चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं इस इलाके की बात, तो यहाँ किसी तरह का तनाव नजर नहीं आ रहा है। लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, परिवार के लोग भी जो है अस्थि संचय के लिए गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, राजनीति एक तरफ भले ही हो रही हो लेकिन इलाके में शांति है और पुलिस ने चूंकि इसमें स्टर्न एक्शन लिया है, फौरन कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मामला अभी भी पुलिस के पास है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कोई और रंग है, क्या कोई पुरानी रंजिश है। जिस तरह से आरोप लगा है कि एक बार जो है धार्मिक जुलूस निकाला गया था, क्या वो जुलूस की वजह जो है आज तक उस रंजिश और तनाव की वजह बनी हुई थी। तो तमाम चीज़ों को पुलिस को भी देखना है, जांच करनी है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो है परिवार के लोग एक बार आ जाएं तो देखना होगा कि क्या पुलिस ने दोबारा उनसे पूछताछ की है, क्या ये मामला और आगे बढ़ा है या कोई ऐसी जानकारी पुलिस को मिली है कि उसकी वजह से हत्या हुई होगी या फिर केवल बर्थडे पार्टी में विवाद ही इस हत्याकांड की वजह बनी है। ठीक है, जरा रहिए आप साथ। देखिए, दिल्ली में रिंकू की हत्या पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा कि रिंकू शर्मा जय श्री राम। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। और दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं। चंदन, देखिए, अब जब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि धार्मिक रैली की वजह से उस रिंकू की हत्या हुई है, तो ऐसे में अब सियासत भी शुरू है और बीजेपी भी इससे मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें सियासत होनी है क्योंकि ये पूरी तरह से 2 संप्रदाय के बीच का मामला है। लेकिन इलाके में लोगों की बात करें तो इलाके में लोग कहीं से भी इस एंगल को नहीं देख रहे, ना कंफर्म कर रहे हैं। या हमने जिन लोगों से बात की, ज़्यादातर लोगों को हम बताएं कि इस इलाके में ये सूचना तक नहीं है कि ऐसी कोई हत्या हुई है। इसका मतलब साफ है कि उस घर के आसपास के लोगों तक को ही इस मामले की जानकारी है। और चूंकि इलाके में शांति है तो पुलिस ये मान करके चल रही कि ऐसी कोई रंजिश नहीं रही होगी। और पुलिस ने अभी तक जाँच में केवल यही बताया है कि बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ था, उसके बाद कोई तनाव था, या जो राम मंदिर को लेकर के एक बार जुलूस निकला था, क्या उसके बाद का तनाव आज तक बरकरार था दोनों पक्षों के बीच में, क्या बीच में फिर कभी लड़ाई हुई थी। इस तरह की तमाम बातों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। लेकिन राजनीति की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर इस मामले पर राजनीति हो रही है। 2 संप्रदाय के बीच का मामला है और जिस तरह से हत्या हुई है, निश्चित तौर पर परिवार के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये जरूर आभास रहा होगा कि पहले एक झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, तो वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि शायद इस वजह से रंजिश आज तक बरकरार थी, इसलिए बर्थडे पार्टी के विवाद के बाद हत्या हुई है। हालांकि परिवार का कहना है कि बर्थडे पार्टी में कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ था, बल्कि कुछ लोग उनके घर पर आ गए, घर पर आकर के रिंकू शर्मा के हाथ पांव को पकड़ के उनको जकड़ के फिर चाकू गोंदकर हत्या की गई है। तो इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस को जुटानी कि परिवार के लोग कहाँ तक सच बोल रहे हैं, पूरा फैक्ट पुलिस को सामने रखना होगा ताकि वो बाद में आगे कोर्ट में इसको पेश कर सकें। तो पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए, चूंकि इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा पुलिस को। और इसलिए पुलिस एक्टिवली इस मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है कि क्या कोई मामला फिर बीच में हुआ था, जो विवाद दोनों के परिवारों के बीच हुआ था, क्या उसके बाद भी ये विवाद बढ़ा था या उस समय मामला शांत हो गया था और उसके बाद दोनों के बीच में संबंध कैसे थे। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। देखिए, इस बीच वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में
कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया, वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था, किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। चंदन, जरा एक बार आप ये भी बता दीजिए कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया था? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ था, जहां पर रिंकू शर्मा भी मौजूद था और वो लोग भी मौजूद थे जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो पुलिस का ये कहना है कि वहां पर एक विवाद हुआ था, उस विवाद की वजह से ही झगड़ा शुरू हुआ और झगड़े के बाद में चाकू गोंदकर हत्या की गई है। लेकिन ये देखना होगा, पुलिस अभी जांच कर रही है कि क्या जिन लड़कों को अरेस्ट किया गया या जो आरोपी हैं, क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, पुराने झगड़े का मामला क्या था, पुराने झगड़े में बात कहां तक विवाद में आई थी, कहां तक ये रंजिश बन सकती है कि 4 महीने के बाद भी हत्या हो सकती है। तो पुलिस को इन तमाम बातों की जानकारी जुटानी है। लेकिन अभी पुलिस केवल इतना बता रही है कि बर्थडे पार्टी में झगड़े की वजह से ये हत्या हुई है। परिवार का आरोप यह है कि बर्थडे पार्टी में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि कुछ लोग उनके घर पर आ गए, घर आकर के हत्या की। हालांकि पुलिस को इसके बारे में कोई सबूत या कोई जो जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, इसलिए पुलिस जो है तथ्यों के आधार पर यह बता रही है कि बर्थडे पार्टी की लड़ाई थी। अब देखना होगा कि आगे क्या पुलिस को कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पुराना कोई मामला था, पुरानी रंजिश थी, लड़ाई थी, जो कि आज तक तनाव का कारण बनी हुई थी। तो तमाम चीज़ों की जानकारी पुलिस को अभी जो है जुटानी है। लेकिन राजनीति जिस तरह से गर्म हुई है, विश्व हिंदू परिषद इसमें कूदा है या बीजेपी के नेता कूदे हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर भी दबाव होगा कि वो मामले का पर्दाफाश जल्द से जल्द करे, ताकि ये मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, ज़्यादा विवाद ना बढ़े। ठीक है सर, रहिए साथ। देखिए, जिस लड़की की हत्या हुई वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था और आरोप ये भी है कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और हत्या के बाद से रिंकू के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिवार अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस का दावा है कि हत्या धार्मिक रैली निकालने पर नहीं हुई, बल्कि जन्मदिन की पार्टी में आपसी विवाद के बाद हुई। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। तो कुल मिलाकर अब देखिए, इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और परिवार सीधे तौर पर यह मांग कर रहा है कि जो भी असल वजह हो, क्योंकि उनके हिसाब से तो 4 महीने पहले जो धार्मिक रैली निकाली गई, जो विवाद तब शुरू हुआ था, उसी की रंजिश की वजह से इस शख्स की हत्या हुई है। लेकिन यहाँ पुलिस ये कह रही है कि जन्मदिन हुई जिसमें एक विवाद हुआ, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन चंदन, कुछ चश्मदीद जो रहे, जन्मदिन की पार्टी में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि जन्मदिन की पार्टी में कोई विवाद नहीं हुआ। क्या कोई चश्मदीद जिनसे आपकी बात हुई हो वो कुछ कह रहे हैं? देखिए, चश्मदीदों की जहां तक बात है तो पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, और चूंकि ये मामला जो है अंडर ट्रायल है, तो पुलिस का सीधा कहना है कि हम हर एक पक्ष से बात करेंगे। और अर्पिता, एक और बात बताऊं कि ये थाना है और इसी के ठीक पीछे जो है काफ़ी सकरी गलियां हैं, घर जो है काफ़ी क्लोज प्रोक्सिमिटी में हैं। तो पुलिस भी मान के चल रही, क्योंकि लोग बहुत करीब रहते, इसलिए विवाद ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि हर दिन एक दूसरे के आमने सामने लोग होते हैं। तो ये झगड़ा अगर पुराना कोई मामला था, पुरानी रंजिश थी, तो निश्चित तौर पर उसका रिपीटेशन होता, बार बार लड़ाई होती। ऐसा कोई मामला पुलिस के सामने नहीं आया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस को देखना होगा, जांच करनी होगी, हर एक जो गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ करनी होगी कि क्या पुराना कोई मामला इस झगड़े की वजह है या चश्मदीद कौन था। पुलिस को सबसे पहले इसकी जांच करनी होगी, उसके बाद ही मामले का पर्दाफाश हो पाएगा कि आखिर उस जन्मदिन पार्टी में हुआ क्या था। ठीक है चंदन, आप नजर बनाए रखिए, इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब बस जरा बात चीन की कर लेते हैं। पिछले 10 महीने से एलएसी पर जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन में तैनात सैनिक और टैंक को वापस भेजना शुरू कर दिया, और इसकी शुरुआत हुई है पेंगोंग के फिंगर एरिया और दक्षिणी शोर से। पहले दिन कुछ तयशुदा जगह तक दोनों देशों के टैंक लौटे, और वहीं पेंगोंग के उत्तरी छोर यानी कि फिंगर एरिया से भी चीनी सैनिकों की संख्या कम होनी शुरू हो गई। वहीं समझौते के तहत पिछले 10 महीने में भारत और चीन जो भी अस्थायी निर्माण फिंगर 4 से 8 के बीच बनाए थे, उसे भी अब हटाने होंगे।
तो ये जरा तस्वीरें देख लीजिए। भारत चीन समझौते के बाद फिलहाल चीनी टैंक जो हैं वो उस एरिया से हटने शुरू हुए हैं। भारतीय जवान भी हालांकि पीछे हटे हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहा है और बातचीत उनसे की गई, जिसके बाद अब कुछ असर होता हुआ भी दिख रहा है। फिलहाल आपको बता दें एलएसी पर तनाव घटा है, लेकिन चीन पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। क्या चीन जिस तरीके से समझौते पे बात कह रहा है वही करेगा या नहीं करेगा, ये जरूर देखना होगा। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और संदीप, जैसा जिक्र मैं कर रही हूं कि चीन पर भरोसा करना वाकई बहुत मुश्किल है। क्या चीन जो समझौते में बात कह रहा है कि वो अपने टैंक और वहां चीजें जो बनाई हैं उसने वो सब हटा लेगा, क्या वाकई चीन ऐसा कर लेगा? देखिए, जिस स्तर पे बातचीत हुई है और जिस तरह से चीन के रक्षा विभाग की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहले बयान जारी होता है और उसके बाद जो है भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के पटल पर ये बयान रखते हैं, तो ऐसे में लग तो यही रहा है कि चीन इस वक्त जो है उस पोजीशन में है कि वो जो है भारत के साथ अब बहुत ज़्यादा लंबा जो है विवाद नहीं चाहता। और शायद यही वजह है कि बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें दोनों देशों ने फिलहाल पेंगोंग का जो इलाका है, पेंगोंग का नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक, वहाँ से सबसे पहले, क्योंकि ये एक बहुत पुराना फ्रिक्शन एरिया है और इसको सबसे पहले जो है दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। और इसी के तहत जो है सबसे पहले जो टैंक रेजिमेंट जो कि स्पांगुर गैप में यानी कि पेंगोंग के दक्षिण इलाके में तैनात थे और दोनों सेना के जो टैंक थे वो बिल्कुल आमने सामने थे। तस्वीरें साफ बता रही थी कि कितने नज़दीक जो है टैंक थे। तो अब जो है टैंक्स यहाँ से पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। पहले दिन एक तयशुदा जगह तक जो है टैंकों को पीछे किया गया। अभी वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं और कई सारे और एसेट्स हैं, उनको जो है एकदम आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट से पीछे किया जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में देखा जाए, क्योंकि 10 महीने से लगातार जो है इस तरीके की स्थितियां बनी हुई थी और अभी तक उम्मीद यही जताई जा रही थी कि ठंड में जो है चीन की सेनाएं जो है नहीं रहेंगी और उससे पहले ही शायद जो है ये लोग वापस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब ठंड ख़त्म हुई और अब कोशिश दोनों के देशों के बीच में ये हुई कि अब सेना को पीछे किया जाए और यही वजह है कि अब जिस तरीके के सूरत हाल बन रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि चीन जो है, जो चीन की हेकड़ी है वो कम हुई है। और बातचीत की मेज़ पे चीन जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर बात करता था भारतीय जो बातचीत का जो कोर कमांडर का दल था उनके सामने, लेकिन जैसे ही दक्षिणी छोर पे हम लोगों ने बढ़त बनाई उसके बाद उसके सुर ढीले पड़ गए। तो ऐसे में अब वो नेगोशिएशन की टेबल पर आया और नेगोशिएशन भारत ने अपने मन मुताबिक ही कराया है। और यही वजह है कि फिंगर एरिया में भी जो है सैनिक जो है कम हो रहे हैं और दक्षिण छोर पे तो टैंक्स पीछे जा ही चुके हैं। ठीक है, जरा रहिए साथ। देखिए, एलएसी पार पिछले कई महीनों से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी और तनाव का माहौल बना हुआ था। ऐसे में भारत ने चीन पर कड़ा रुख अपना लिया, लेकिन जब चीन से समझौता हुआ तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सेनाओं के पीछे हटने की जानकारी दी। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। संदीप, देखिए, क्योंकि आप वहां पर ही मौजूद हैं, स्थिति को बखूबी समझ रहे होंगे। फिलहाल जरा बताइए कि कितने टैंक वहां पर चीन के पीछे हो गए हैं, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, अगर स्पांगुर गैप की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी तकरीबन 2 किलोमीटर का लंबा एक गैप है, इसको पास के तौर पर देखा जाता है। वहाँ पे जो है चीन ने अपनी टैंकों की तादाद बढ़ाई थी। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि उनकी कितनी रेजिमेंट वहाँ पे थी, लेकिन अच्छी खासी टैंकों की तादाद वहाँ बढ़ाई गई थी। भारतीय सेना की तरफ से भी अमूमन उतने ही टैंक्स जो हैं वहाँ पर तैनात किए गए थे। और अब जो है जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक बाकायदा पहले दिन से ही जो है टैंकों का पीछे जाना शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच में बाकायदा एक एग्रीमेंट भी हुआ है, लोकल कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो ये एक पहला पॉजिटिव जो है कह सकते हैं कि दिख रहा है पूरे 10 महीने के इस विवाद के बीच में। दूसरी बात ये बताऊं कि जो पेंगोंग का जो इलाका है, खासतौर पर कि फिंगर एरिया जो है वहाँ से भी जो थिनिंग हो रही है, यानी कम होना शुरू हो चुके हैं। और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में चीन ने पिछले 10 महीने में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर या अस्थायी जो ढांचे तैयार किए थे उनको भी हटाया जाएगा।
जाएगा। साथ ही चीन जिन चोटियों पर बैठा था फिंगर एरिया के, वहाँ से भी उसको धीरे धीरे पीछे होना है, क्योंकि ये पूरे जो ईस्टर्न लद्दाख है, इस पूरे सेक्टर में जो है कई सारे ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट है, और जिसका जिक्र जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया था। इन फ्रिक्शन पॉइंट्स पर धीरे धीरे चीज़ें जो है दुरुस्त होंगी। पहला फ्रिक्शन पॉइंट जो रखा गया है वो पेंगोंग रखा गया है, और जब इस पेंगोंग में जो तयशुदा जो सहमति बनी है उसके तहत जब सेनाएं पीछे हो जाएंगी, उसके 48 घंटे बाद दोनों देशों के कमांडर फिर मिलेंगे और अगले फ्रिक्शन पॉइंट से सेना पीछे करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है सर, रहिए आप साथ। देखिए, पूर्वी लद्दाख और पेंगोंग इलाके में अपनी सैन्य ताकत दिखाने वाली चीन की हेकड़ी जो है सीधे सीधे कहें तो अब निकल गई है। भारत की कूटनीति और आक्रामक रणनीति के आगे चीन के लाल सेना ने हथियार डाल दिए। आखिरकार चीन को बातचीत से समझौते तक पहुंचना ही पड़ा और चीन की सेना अब विवादित इलाकों से वापस लौटने लगी है। 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। भारत की चेतावनी से बैकफुट पर चीन। पेंगोंग से पूरी तरह पीछे हटेगी चीन की लाल सेना। हवा हो गई शी जिनपिंग की हेकड़ी। डोकलाम में गलती की तो पछतावा हुआ, गलवान में जुर्रत की तो जवाब मिला, पेंगोंग में उकसाया तो मुंह की खानी पड़ी। बॉर्डर पर भारत से उलझने वाले चीन को हर मौके पर करारा जवाब मिला, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से फिर भी बाज नहीं आया। कभी चीन ने तिब्बत में युद्धाभ्यास कर युद्ध राग छेड़ा, कभी चीन ने LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर माइंड गेम खेलने की कोशिश की, तो कभी चीन ने बातचीत की आड़ में चोरी छिपे घुसपैठ की साजिश रची। विस्तारवाद वाली नीति को अमली जामा पहनाने के लिए शी जिनपिंग हर हथकंडा अपनाते रहे, लेकिन चीन की चालबाजियों का भारत पर कोई असर नहीं हुआ। भारत ने सैन्य बातचीत जारी रखी और दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर दबाव भी बनाता रहा। एक तरफ चीन की सेना पेंगोंग झील से पीछे हटेगी तो दूसरी तरफ LAC के गतिरोध को कम करने में भी मदद करेगी। यानी साफ है कि चीन की लाल सेना की हेकड़ी निकल गई। हालांकि भारत के राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयासों पर सवाल भी उठे। विपक्ष ने चीन के मुद्दे पर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश की। कभी चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो कभी सरकार पर रणनीतिक मोर्चे पर नाकाम होने का आरोप भी लगाया। लेकिन गुरुवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के तमाम आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन काबिज नहीं हो पाएगा। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। विपक्ष आरोप लगाता रहा, सरकार अपना काम करती रही। चीन के युद्धराग और विस्तारवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया कि लाल सेना को हथियार डालने पड़े। हिंदुस्तान ने बॉर्डर पर शी जिनपिंग की साजिशों को नाकाम कर दिया। सैन्य स्तर पर 9 दौर की बातचीत के बाद आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पूर्वी लद्दाख से चीन के टैंक पीछे हटने लगे हैं। पेंगोंग इलाके से चीन के सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। समझौते के तहत भारत भी अपनी सेना को पीछे हटा रहा है। वैसे ये तो महज शुरुआत है।
आपको बता दें कि चीन की सेना एलएसी के करीब से अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान हटाने में और तेजी लाएगी, क्योंकि भारत से हुए समझौते के तहत चीन की सेना पैंगोंग झील वाले इलाके से पूरी तरह पीछे हट जाएगी। चीन अपनी सेना को पैंगोंग झील के उत्तर में फिंगर 8 के पास रखेगा, जबकि भारत अपनी सेना को फिंगर 3 के पास अपनी पोस्ट धन सिंह थापा पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई पैंगोंग झील के दक्षिण में भी की जाएगी। पैंगोंग झील वाले इलाके के उत्तर और दक्षिण में चीन सेना अपने अस्थायी कैंप को भी हटाएगी। यही नहीं, एलएसी की अग्रिम चौकियों से भी चीन अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से पीछे हटाएगा। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे। एलएसी पर विवाद को हवा देते हुए चीन की सेना पैंगोंग इलाके में फिंगर 5 तक घुस आई थी। चीन की सेना इस इलाके में लगातार गश्त कर रही थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग झील में अपने बोट तक उतार दिए थे, जिसके जवाब में भारत ने भी इस पूरे इलाके में सैनिकों की संख्या कई गुना बढ़ा दी थी। भारत की सेना भी पैंगोंग झील में गश्त कर रही थी, लेकिन अब शायद एलएसी पर जारी गतिरोध कुछ कम हो जाए, क्योंकि संसद में राजनाथ सिंह ने विपक्ष की आशंकाओं, आरोपों और भ्रमजाल का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भारत से लोहा लेना चीन के बस की बात नहीं। लंबे समय तक बर्फीली चोटियों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर सकती। पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है सभापति महोदय। कोरोना काल में चोरी छिपे घुसपैठ की कोशिश करने वाली चीन की सेना अब उल्टे पांव लौट रही है। चीन की सेना चरणबद्ध तरीके से एलएसी से पीछे हट रही है। चीन की सेना धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने बैरक में वापस लौट रही है। हुआ ये कि 3 मोर्चों पर भारत की नीतियों ने चीन को बैकफुट पर लाने का काम किया, तो भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि एलएसी के विवादित इलाकों से सेनाओं के पीछे हटने के बाद चीन को 3 सिद्धांतों पर अमल करना होगा। पहला सिद्धांत है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को मानने का। दूसरा सिद्धांत है एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश न करने का। और तीसरा सिद्धांत है एलएसी और उसकी यथास्थिति से जुड़ी चीजों को मानने और उस पर अमल करने का। 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुताबिक कई इलाकों में पेट्रोलिंग अस्थायी रूप से स्थगित भी रखी जाएगी। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना और राजनयिक स्तर पर आगे की बातचीत करके कुछ समझौता हो जाएगा। इस समझौते पर कार्रवाई बुधवार से नॉर्थ और साउथ बैंक पर शुरू भी हो गई है। वहीं सीमा के दूसरे इलाकों को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी। भारत अब एक शक्तिशाली देश, अब पावर इन द वर्ल्ड हो गया है। इसकी जो मिलिट्री है बहुत पावरफुल है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स काफी तगड़ी हो गई है। तो अब चीन का सामना हम पड़ोसी हैं, अमेरिका की राय है
कि भारत के साथ मिलके ये सामना करे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले साल मार्च में विवाद शुरू हुआ था। तब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी। विवाद इतना बढ़ गया कि जून के महीने में दोनों ही सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ। भारत के कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन चीन की सेना ने अपने सैनिकों की मौत की बात नहीं कबूली। चीन की सेना हर बार पीएलए को हुए नुकसान से पल्ला झाड़ती रही, जबकि अब रूस की न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया है कि हालांकि चीन ने 2020 में भारत के साथ हुई हिंसक झड़प में अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले साल LAC पर हुई हिंसक झड़प में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे, जबकि इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया है। चीन द्वारा LAC के पास कई बार ट्रांसग्रेशन का प्रयास भी किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। पैंगोंग के उत्तरी छोर से चीन के टैंक वापस लौटने लगे हैं। चीनी सैनिकों की संख्या भी कम होने लगी है। मतलब ये कि चीन अब हथियार डाल चुका है। भारत की कूटनीति और आक्रामक रणनीति ने उसे बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया है और अब उम्मीद यही है कि चीन LAC पर साजिशों का मकड़जाल बुनने की तैयारी दोबारा नहीं करेगा। उधर राहुल गांधी लगातार चीन पर भारी पड़ती केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार चीन के मुद्दे पर सियासत करने की कोशिश की। जिस मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट नजर आना चाहिए था, उस पर राहुल चीन का पक्ष लेते नजर आए। मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। राहुल के बयान पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पलटवार किया। जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी को देशभक्ति पर नसीहत देते हुए कहा कि राहुल को पता होना चाहिए चीन को किसकी सरकार के समय जमीन दी गई थी। कायर का ये सेट कोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, राहुल गांधी सेट कौन भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ता। वो कायर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन कह रहे है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। सर फिंगर। और अब बात उत्तराखंड के चमोली की। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही की वजह से धौलीगंगा नदी में बने कई पुल बह गए। न्यूज़ 18 की टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस तबाही से हुए नुकसान की जानकारी जुटाई। जिन गांव से कनेक्टिविटी टूट चुकी है वहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ये देखिए हेलीकॉप्टर की मदद से ये तमाम जो राहत सामग्री है वो उन गांवों तक पहुंचाई जा रही है और लगातार इसी तरीके से जिन लोगों को परेशानी है उनको भी इस तरफ से उस तरफ ले जाना हो या उस तरफ से इस तरफ लाना हो, हेलीकॉप्टर की मदद से ही ये काम किया जा रहा है। आज हम न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखाएंगे उन गाँवों की तस्वीर जो पूरी तरह से कट चुके हैं और आज हम भी हेलीकॉप्टर की मदद से उन गाँवों तक पहुँचेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है लगातार राहत सामग्री जो है पहुँचाई जा रही है। तो इस वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए हम उन जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे जो है तमाम राहत सामग्री और लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने का काम कैसे किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे कि ऊपर से आपको वो पूरी वैली दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तबाही का मंजर जो है उन लोगों ने देखा और किस तरीके से इस पूरे इलाके में जोशीमठ इलाके में तबाही हुई है। अपने कैमरा पर्सन विपिन पुजारी से कहूँगा कि देखिए ये तमाम वो इलाके हैं जो कि जोशीमठ और तपोवन में आते हैं। नीचे आपको टनल का वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। आप देखिए नीचे तस्वीरें, ये टनल का काम जहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है वो तस्वीर आपको दिख रही है। उसके आसपास ढाक गांव है, रेणी गांव है, वो तमाम गांव आपको दिख रहे हैं जिन्होंने पूरे जो सैलाब आया था उसकी तस्वीरें बहुत करीब से देखी थी। तो ये पूरी की पूरी वैली जो है इसमें ये सैलाब आया था। सामने आपको नदी दिख रही है, ये धौलीगंगा नदी है जो कि सामने से आपको आती हुई नज़र आ रही है। धौलीगंगा
नदी, ऋषिगंगा नदी। तो यहाँ पर 2 पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और इस पूरी की पूरी वैली में तबाही जो है लोगों ने देखी है। आप तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से एरियल शॉट आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर की मदद से कि किस तरीके से जो है ये गांव प्रभावित हुए हैं। ये तमाम गांव आप देख रहे हैं, करीबन 7 से 8 गांव ऐसे हैं जहां पर कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इन गाँव को जोड़ने के लिए जो एक टेम्प्रेरी ब्रिज है वो बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो गाँव हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से कट चुके हैं। वो जो गांव हैं जो डिस्कनेक्ट हुए हैं वहां तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस वक्त हम उन्हीं गांवों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां लोग कैसे परेशानी झेल रहे हैं, कैसे उनको परेशानी हो रही है। एक गाँव इस तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये कौन सा गाँव है सर? जुआघाट। ये जुआघाट गाँव है, ये भी कट चुका है। तो ये तमाम वो गाँव हैं जो वैली के दोनों तरफ पड़ते हैं, वो दोनों गाँव जो है वो कट चुके हैं। ग्लेशियर टूटने से मची तबाही की मार चमोली के कई गांवों पर पड़ी है। कई गांवों का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया। न्यूज़ 18 की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों में पहुंची जो तबाही की मार झेल रहे हैं। 100 परिवारों का ये गांव है, काफी बड़ा गांव माना जाता है इलाके का। और यहाँ पर जो है वो देखिए किस तरीके से अब राहत सामग्री पहुंच चुकी है और ये राहत सामग्री इस तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाई जाती है। तो यहाँ से अब हम उन गांव की तरफ चलेंगे, उन परिवार वालों के पास चलेंगे जो कि पूरी तरह से इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि ब्रिज टूट चुका है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया आपको लेकर आया है और ये दिखाने की लगातार कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोग किस तरीके से परेशानी झेल रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो है वो राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। ये देखिए, जिन लोगों को उन इलाकों में जाना था, जो इलाके पूरी तरह से कट चुके हैं, या यहाँ से बाहर जाना था, जो यहाँ फंसे हुए थे, वो लोग अब देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से अब वो बाहर निकाले जा रहे हैं। तो लगातार राहत सामग्री के साथ साथ उन लोगों को भी निकाला जा रहा है जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोगों को ज़रूरत है, मेडिकल एड की ज़रूरत है। तो अब हम लाता गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तबाही का मंजर उस वक्त रहा होगा जो इन गांव वालों ने झेला है और अब कितनी परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। इस वक्त 2 सहयोगी साथ हैं हमारे। दीपक रावत लाता गांव चमोली से, जहां पर देखिए किस तरीके से वहां सामान राशन पहुंच रहा है लोगों की मदद के लिए। वहीं दीपक बिष्ट तपोवन चमोली में हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप तपोवन में हैं, वहां पर जरा स्थिति दिखाई क्योंकि 150 लोग अभी भी लापता हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा उस जगह को जहाँ पर सबसे पहले आज का जो अपडेट मैं दे दूं वो ये कि आईटीबीपी और सेना को यहाँ से हटाया गया है, यानी उनको स्टैंड बाई में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो टनल के पास काम चल रहा है यहाँ पर आपको सिर्फ एनडीआरएफ दिखाई देगी और एसडीआरएफ की टीमें हैं क्योंकि इनको यहाँ पर इसलिए रखा गया है ताकि ये एनटीपीसी के अधिकारियों की देखरेख में उस टनल के अंदर जाने की कोशिश करें। लगभग 105 मीटर जो टनल का अंदर का रास्ता है वहाँ पर तक 105 मीटर तक मलबा बाहर निकाला जा चुका है और रात दिन अब यहाँ पर जो डंपर्स हैं, जो ट्रक हैं, उनको अंदर ले जाने की कवायद शुरू हो गई है। यानी युद्ध स्तर पर काम जो है तेज़ी से बढ़ा है क्योंकि अभी भी कई लगभग 185 मीटर का रूट जो है वो और तय अंदर करना है। मलबा है, काफ़ी जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने की कवायद यहाँ पर है क्योंकि 27 से 30 लोग एक जगह पर हैं, एक जंक्शन है, वहाँ पर उन लोगों को निकालने की कवायद है। एनडीआरएफ ने कई दूसरे रास्ते भी देखे हैं जहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो अंदर जाएंगी और कोशिश कर रही हैं कि ठीक है, जरा आप रहिए साथ। जल्दी से दीपक रावत का भी रुख कर लेते हैं, लाता गांव में वहां मौजूद है। दीपक, जरा वहां पर स्थिति दिखा दीजिए। जो लोग फंसे हैं क्या उनको वहां से निकालने की कोशिश भी हो रही है या अभी उन तक सिर्फ जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं? अर्पिता, लगातार जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इस जगह पर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये वो गांव हैं जो कि फिलहाल के लिए दुनिया से कटे हुए हैं क्योंकि जो एकमात्र ब्रिज था वो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। टेम्प्रेरी ब्रिज वहां पर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ किस तरीके से देखिए, लोग लगातार राशन लेने के लिए पहुँच रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी इनको कई किलोमीटर ऊपर से नीचे आना पड़ता है। तो ये आप देखिए कि लगातार जो लोग हैं वो अपना नाम लिखवा रहे हैं, राहत सामग्री ले रहे हैं और उनका कहना है कि कुछ और सुविधाएं भी होनी चाहिए क्योंकि परेशानी लगातार झेलनी पड़ रही है क्योंकि सड़क जो है पूरी तरह से टूट चुकी है। तो परेशानी बढ़ रही है आप लोगों की? नहीं। आप कह रही दवाई नहीं मिल रही है? नहीं, दवाई नहीं मिल रही? नहीं मिले साथ दवाई। अच्छा, और क्या दिक्कत हो रही है? स्कूल आने जाने की दिक्कत आने जाने की दिक्कत। तो खास तौर पर जो बीमार आदमी उसको कैसे ले जा रहे हैं? कैसे ले जाएंगे, घर में आने जाने की दिक्कत हो रही। अच्छा, तो राशन पहुंच रहा है अब तक? हाँ, राशन पहुंच रहा है ना। हाँ। आप बताइए क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए। यानी देखिए, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है लेकिन यहाँ पर कोशिश ये भी है कि राहत, कम से कम राहत सामग्री जो है वो उन तक पहुंचे।
बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दे। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 3 जीनियस एक साथ। तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा सकते हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उससे जानती पूरी दुनिया है क्योंकि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरिया टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक कोई भी नंबरों का जोड़, घटाना या मल्टीप्लाई करना हो वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं। पलक झपकते ही स्क्वायर रूट, क्यूब्स और क्यूब रूट बता देता है। वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कांबली भी मैथ्स चैंपियन है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी हैं। मेंटल मैथ्स के ये तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।